बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। थैंक यू सो मच कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप सुन रहे हैं उसको, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। और आपके मैं कमेंट्स देख रही हूँ, बहुत मुझे खुशी हो रही है। और आज हम अपना दूसरा लेक्चर फिजियोलॉजी का डिस्कस करेंगे जो सेल के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। और इसके आखिर में फिर मैंने उसी तरह आपके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चंस रखे हैं, तो वो देख लीजिएगा। फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो सेल के बारे में है। और ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें आप देखें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अब a typical cell has two parts, as we all know, nucleus and the cytoplasm. The nucleus separated from the cytoplasm by a nuclear membrane, and cytoplasm is separated by the surrounding fluid by cell membrane, also known as plasma membrane. ये आप देखें एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर के बीच में न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसकी जो सेल वॉल है न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियर सेल वॉल, न्यूक्लियर वॉल, वो सेपरेट हो रही है साइटोप्लाज्म से। उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस है, और जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेपरेट कर रहा है। ठीक है। द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अप द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. Protoplasm is composed of mainly 5 basic substances. Number 1 is water, number 2 electrolytes, number 3 proteins, number 4 lipids, and number 5 carbohydrates. Physical structure of the cell. The cell is not merely a bag of fluid, enzymes and chemicals. It also contains highly organized physical structures called intracellular organelles. The physical structure of each organelle is an important as the cell's chemical constituents for the cell function. तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे उसके ऑर्गेनल्स हैं। हर ऑर्गेनल का जो काम है वो स्पेसिफिक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और जो सेल्स हैं उनमें उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से ऑर्गेनल्स का नंबर डिफरेंट होता है। Membranous structures of the cell. Most organelles of the cells are covered by membranes composed primarily of the lipids and proteins. These membranes include cell membrane, nuclear membrane and membrane of the organelles. यानी कि जो cell membrane है, nuclear membrane है और जो organelles की membrane है वो एक ही तरह का structure है उसमें, जो हम अभी cell membrane का structure आगे पढ़ेंगे। Now we come to the cell membrane. The cell membrane, also called the plasma membrane, which envelopes the cell. It is a thin, pliable, elastic structure only 7.5 to 10 nanometers thick. यानी कि इतनी कोई rigid membrane नहीं है, वो elastic और pliable है और बहुत thin है. It is composed of proteins and lipids. Composition क्या है देखें, 55% नंबर 1 उसमें proteins हैं, नंबर 2 25% phospholipids हैं, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल 13% है, अदर लिपिड्स 4% है, नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट्स जस्ट 3%. The lipids of the membranes provide a barrier that impedes the movement of water and water soluble substances from one cell compartment to another because water is not soluble in lipids. अब मेनली जो लिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर है, अभी हम आगे उसको डिस्कस कर लेते हैं और तफसील से। तो वो जो लिपिड की वजह से फैटी एसिड्स और लिपिड फैटी एसिड्स की वजह से जो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पड़े हुए वो इसके अंदर नहीं आ सकते, इम्परमिएबल हो जाती है इसलिए सेल मेम्ब्रेन। तो कोई और तरीका होना चाहिए, ज़ाहिर है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को बहरहाल अंदर तो जाना है, तो हम देख लेंगे कैसे फिर वो जाता है। However, protein molecules in the membrane often do penetrate all way through the membrane, thus providing a specialized pathways often organized into actual pores for passage of specific substances through the membrane. अब जो लिपिड बायलेयर है, जो अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तफसील से, उसमें ये होता है कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसमें चैनल बना रहे हैं, ठीक है, पेनिट्रेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड तक, तो वो उनसे चैनल बन जाते हैं और फिर उससे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं सब्सटेंसेस। अब ये देखें एक सेल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया हुआ है।
नीचे जो है वो सेल वॉल है, फिर उसके बाद बीच में ब्लू कलर का जो न्यूक्लियस है उसके साथ येलो कलर का साइटोप्लाज्म है और उसमें ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं। अभी हमने ऑर्गेनल्स चूँकि अब डिस्कस नहीं किए हैं तो अभी हम उसको मैं नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा देखेंगे इसको। ये भी एक सेल की डायग्राम है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को कट करके आपको दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस और बाहर सेल वॉल और ऑर्गेनल्स जो अभी हमने डिस्कस करने हैं। Also, many other membrane proteins are enzymes that catalyze a multitude of different chemical reactions. अब जो membrane में proteins हैं वो सिर्फ channels ही नहीं बना रही substance के पास होने के लिए, बल्कि वो as enzymes भी act करती हैं, जो बहुत सारे हम देखेंगे जो metabolic actions हो रहे हैं सेल के अंदर वो उनको catalyze करती हैं। लिपिड बैरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अब बैरियर है, ज़ाहिर है कि वो लिक्विड में पड़ा हुआ है, इंटरनल एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है वो सेल, तो उसकी लिपिड बैरियर जो है वो हिंड्रेंस है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और वाटर के लिए। सेल मेम्ब्रेन्स बेसिक स्ट्रक्चर इज़ अ लिपिड बाइलेयर विच इज़ अ थिन डबल लेयर्ड फिल्म ऑफ लिपिड्स। अब इसमें जो है ना डबल लेयर है लिपिड की, तो लिपिड बाइलेयर कहते हैं उसको। Each layer is only one molecule thick that is continuous over the entire cell surface। अब जो सेल सरफेस है उसके पूरे बाहर अच्छी तरह से वो एनवलप हुई हुई है, ठीक है। अगर हम उसको यूं करके काटेंगे, सेक्शन करेंगे, तो फिर हमको अंदर से साइटोप्लाज्म और उसके सारे ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस नज़र आएगा, जैसा अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था। Interspersed in this lipid film are large globular protein molecules। अब जो ये लिपिड बाइलेयर है उसके बीच बीच में कहीं पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हम देखते हैं वो किस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वहाँ पे लगे हुए हैं। द बेसिक लिपिड बाइलेयर इज कम्पोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। अब जो लिपिड हैं वो फॉस्फोलिपिड की शक्ल में है। वन ऑफ ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल सॉल्यूबल इन वाटर दैट इज हाइड्रोफिलिक, द अदर एंड इज सॉल्यूबल ओनली इन फैट्स दैट इज हाइड्रोफोबिक। अब इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 साइड हैं, एक जो है वो सॉल्यूबल इन वाटर है तो वो हाइड्रोफिलिक है, और दूसरा सिर्फ सॉल्यूबल इन फैट्स है जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, यानी कि वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा वो बाहर की साइड पे होगा ना, जहाँ पे इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उस साइड पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, तो वो हाइड्रोफिलिक एंड उस तरफ चला जाएगा। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो वाटर से रिपेल होगा, तो बीच में आके दोनों हाइड्रोफोबिक एंड अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से, तो एक मिरर इमेज बन जाएगी उस लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। तो बीच में हाइड्रोफोबिक एंड आ गया और उसके किनारों पे हाइड्रोफिलिक एंड आ गया। अच्छा, ये देखें, ये लिपिड बाइलेयर दिखाई हुई है जो पूरा लाइट ऑरेंज कलर का जो दिखाया है, उसमें आप देखिए गोल गोल है और उसके जो बीच में फाइबर्स हैं तो वो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं जो बीच में हैं, और जो गोल हैं वो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं जो बाहर की तरफ हैं। या बाहर की तरफ से मतलब ये है कि एक साइड पे उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा और एक साइड पे वो साइटोप्लाज्म होगा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। उसके बीच में आप देखें ये प्रोटीन्स बताई हुई हैं और दूसरी चीज़ें भी लगी हुई हैं, उसको हम पहले आगे देख लेते हैं, फिर दोबारा इस डायग्राम को देख लेंगे। ये भी एक डायग्राम है लिपिड बाइलेयर की, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो बाहर की तरफ है, ये जो डबल लेयर जा रही है, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो बीच में दोनों मिल रहे हैं लिपिड बाइलेयर के। द फॉस्फेट एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज़ हाइड्रोफिलिक, तो वो बाहर की तरफ है, एंड फैटी एसिड पोर्शन इज़ हाइड्रोफोबिक जो बीच में है। बिकॉज द हाइड्रोफोबिक पोर्शंस ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर रिपेल्ड बाय वाटर बट आर म्यूचुअली अट्रैक्टेड टू वन अनदर, जैसा अभी मैंने बताया है, दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू अटैच टू वन अनदर इन द मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन। तो वो वाटर से रिपेल होके बीच में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिरर इमेज बना देते हैं, तो लिपिड बाइलेयर इस तरह से बन जाती है। हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट पोर्शंस देन कंस्टिट्यूट द 2 surfaces ऑफ द कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट विद इंट्रासेलुलर वाटर ऑन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये समझ में आ गया। ज़ाहिर है इनसाइड जो है वो साइटोप्लाज्म है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, आउटसाइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। द लिपिड लेयर इन द मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज आयंस, ग्लूकोज, यूरिया। अब जो मिडिल में जो मेम्ब्रेन है वो तो फैट लिपिड की है ना, तो
तो वो इम्परमिएबल है वाटर, और वाटर में जितने भी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं उन सब के लिए, आयंस के लिए, ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए, कुछ भी अंदर नहीं जा सकता उधर से। Conversely, fat soluble substances such as oxygen, carbon dioxide, alcohol can penetrate this portion of the membrane with ease. ज़ाहिरी बात है कि अब अल्लाह मियाँ की देखें हिकमत है कि उसने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हमको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ज़रूरत है, वो तो फ़ौरन उसमें डिज़ोल्व हो जाती है ना उसी लिपिड बाइलेयर में। तो उसके लिए कोई इम्पीडेंस नहीं है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन वाटर सॉल्युबल चीज़ें जो हैं, ग्लूकोज, आयंस, यूरिया, उनके लिए फिर कोई और तरीका अल्लाह मियाँ ने बनाया है उसको अंदर ले जाने के लिए, जो हम फिर बाद में पढ़ेंगे। तो अब इसको हम पहले प्रोटीन भी देख लें, फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। The cholesterol molecules in the membrane are also lipid in nature because their steroid nucleus is highly fat soluble. These molecules in a sense are dissolved in bilayer of the membrane. They mainly help determine the degree of permeability or impermeability of the bilayer to water soluble constituent of the body fluids. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स मच ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन जो है हमने देखा था कि वो कोई रिजिड मेम्ब्रेन नहीं है सेल की, वो एक पाएबल इलास्टिक मेम्ब्रेन है और उसकी जो फ्लूइडिटी है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेंटेन हुई भी है। कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो फैट सॉल्युबल है, हाईली फैट सॉल्युबल। तो वो जो है डिग्री ऑफ परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है। कौन से सब्सटेंस को आना है अंदर सेल वॉल के थ्रू, सेल के अंदर कौन से को नहीं आना है, ये डिसाइड करता है कोलेस्ट्रॉल। Cell membrane proteins. Ab most of the membrane proteins are glycoproteins, which are globular masses floating in the lipid bilayer. अब proteins हैं जो lipid bilayer में float कर रही हैं। There are two types of membrane proteins. एक को कहते हैं integral protein और दूसरों के कहते हैं peripheral proteins. जो integral proteins हैं, they protrude all the way through the cell membrane. मतलब ये कि पूरी जो thickness of cell membrane है उसको वो पूरा penetrate कर लें, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की साइड तक पेनिट्रेट किया है जिन प्रोटीन्स ने, उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और दूसरी प्रोटीन्स जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो एक्चुअली पेनिट्रेट पूरा नहीं कर रही होती हैं। दे आर अटैच्ड ओनली टू वन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डू नॉट पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू, ठीक है। तो इससे कोई चैनल नहीं बनेगा। इंटीग्रल प्रोटीन से जो है पूरा का पूरा एक चैनल बन जाएगा जिसके थ्रू सब्सटेंसेस क्रॉस कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंड वाइस वर्सा। अब मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स अकर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स और लिपिड्स in the form of glycoproteins and glycolipids. In fact, most of the integral proteins are glycoproteins and about 1/10 of the membrane lipid molecules are glycolipids. तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा प्रोटीन या लिपिड्स के कॉम्बिनेशन में होता है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में होता है या फिर ग्लाइकोलिपिड की शक्ल में होता है। The glyco portion of these molecules almost invariably protrude to the outside of the cell, dangling outward from the cell surface. तो सेल सरफेस के बाहर ये ग्लाइको पोर्शन जो है वो डैंगलिंग करके मतलब लटका हुआ होता है उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, ठीक है। Many other carbohydrate compounds called proteoglycan, which are mainly carbohydrate substances bound to small protein cores, are loosely attached to the outer surface of the cell. तो वो proteoglycan कहलाते हैं। Thus, the entire outside surface of the cell often has a loose carbohydrate core called glycocalyx. अब जो outer side है cell wall की, जो extra cellular fluid की तरफ है, उसमें जो ये ग्लाइको लिपिड्स हैं उसमें ग्लाइको पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ है डैंगलिंग, और दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी लूजली अटैच हैं प्रोटीन पोर्स के साथ और वो भी बाहर की तरफ हैं। तो ये इसको पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में अटैच हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अब फंक्शंस आपको आने चाहिए मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स के। तो क्या क्या होते हैं? नंबर 1, मैनी ऑफ देम हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज विच गिव्स मोस्ट सेल्स ऑन ओवरऑल नेगेटिव सरफेस चार्ज दैट रिपेल अदर नेगेटिव ऑब्जेक्ट। अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं मेम्ब्रेन में वो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव आयन होगा तो वो रिपेल होगा, पॉजिटिव होगा तो वो अट्रैक्ट होगा। Number 2, glycocalyx of some cells attached to the glycocalyx of other cells, thus attaching cells to one another. अब जैसे हमने कहा था कि भाई सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन, तो सेल से तो पहले मिल जाए तो सेल से कैसे मिलेगा? ग्लाइकोकैलिक्स ही एक सेल का
दूसरे सेल के ग्लाइकोकैलिक्स से अटैच होता है, इस तरह से फिर वो टिश्यू बना देते हैं. Many of the carbohydrates act as receptor substances for binding hormones such as insulin. When bound, this combination activates attached internal proteins, thus in turn activate cascade of intracellular enzymes. अब क्या है कि यही कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे जो हैं वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं. उसमें हार्मोन, हम जब बाद में एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो रिसेप्टर्स हैं वो हार्मोन से बाइंड करते हैं. बाइंड करने की वजह से रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और फिर इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स जनरेट होती हैं जो हार्मोन का एक्शन फिर करवाती हैं. नंबर 4, सम कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज़ एंटर इनटू द इम्यून रिएक्शंस. अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियस सबको पता है हम लोग को कि भाई कंट्रोल सेंटर होता है सेल का. द न्यूक्लियस कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA विच आर द जीन्स, और यही जीन्स होती हैं. The genes determine the characteristic of the cell's proteins, including the structural proteins as well as the intracellular enzymes that control cytoplasmic and nuclear activities. अब जो न्यूक्लियस के अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वही डिटर्मिन कर रहा है, वही जीन्स हैं वही डिटर्मिन कर रही हैं कि कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी, कौन सी जो प्रोटीन है स्ट्रक्चरल होंगी, कौन से एंजाइम्स होंगे, कौन से रिसेप्टर्स होंगे, ये सारी चीज़ें. और जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब जीन से कंट्रोल होती हैं और जो न्यूक्लियस में है. ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख लें, ये जो सेल की डायग्राम न्यूक्लियस की दिखाई हुई है, इसमें न्यूक्लियस में आप देखें पोर्स हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में उसका भी स्ट्रक्चर वही है जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, यानी कि लिपिड बाइलेयर, और लेकिन इसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं. फिर उसके अंदर जो लिक्विड या मैट्रिक्स है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. फिर उसके साथ हम जो ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो इन पोर्स के साथ जो कंटिन्यूटी पहले ऑर्गेनल की है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बीच में जो है क्रोमेटिन जो है लूजली एक डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर है और उसकी कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. वो RNA वहाँ पे कॉम्पैक्ट हुए होते हैं, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियर एनवेलप आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती हैं उसकी, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू हो जाती है. और उसके बाहर जाहिर है कि साइटोप्लाज्म में, क्यों साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो दिखाया है, ब्लू कलर का जो दिखाया है वो न्यूक्लियस है. अंदर डार्क ब्लू जो डॉट है वो न्यूक्लियोलस है, और उसके बाहर देखें आप उसकी मेम्ब्रेन में पोर्स हैं. पोर्स जो हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं, एक इनर और एक आउटर. तो आउटर लेयर जो है कंटिन्यू हो रही है एक ऑर्गेनल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. न्यूक्लियस देख लें, इसमें जो है ना वो दिखाई हुई है 3 डायमेंशनल डायग्राम है ये न्यूक्लियस की. उसको बीच में से कट करके आपको दिखाया हुआ है कि बीच में न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है, और इस डायग्राम में न्यूक्लियर पोर को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है. दिस मेम्ब्रेन इज पेनिट्रेटेड विद सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लार्ज complexes of protein molecules are attached to the edge of the pores so that central area of each pore is 9 nanometer in diameter. ठीक है, तो उसका जो पोर का डायमीटर है वो इतना छोटा है. The nucleolus becomes considerably enlarged when the cell is actively synthesizing proteins. तो न्यूक्लियोलस जो है वो एक्चुअली उसकी कोई बाइंडिंग लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है जैसी सारी ऑर्गेनल्स में है, वो सिर्फ कॉम्पैक्ट RNA से बना हुआ है. और जब कुछ भी RNA में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती हैं तो एनलार्ज हो जाता है न्यूक्लियोलस. The genes also control and promote reproduction of the cell itself. The genes first reproduce to give 2 identical sets of genes. ठीक है, तो पहले 2 identical sets of genes वो replicate कर लेती हैं. Then the cell splits by a special process called mitosis, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा अपने इंटर में, to form 2 daughter cells, each of which receives one of the 2 sets of DNA. ताकि जीन्स का नंबर जो है जब वो डिवाइड हुआ सेल तो वही हो जो उसका सेल में होता है. ठीक है, 23 chromosomes. Nuclear membrane is actually 2 separate bilayer membrane, one inside the other. ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था. The outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum of the cell cytoplasm, and the space between the 2 nuclear membrane is also continuous with the space inside the
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर पोर से जो चीज़ भी आरएनए के थ्रू या मैसेंजर आरएनए के थ्रू बनेगी वो सारी की सारी जो राइबोसोम्स हैं वो वहीं पे उसी कंटिन्यूटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत बड़ा काम प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम से हो रही है, राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस से ही आ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे पोर हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलाई अभी मैंने आपको बता दिया, फिर अब देख लेते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। न्यूक्लियाई ऑफ द मोस्ट सेल्स कंटेन वन और मोर हाईली स्टेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. The nucleolus does not have the limiting membrane. Instead, it is simply an accumulation of large amounts of ribonucleic acid and proteins of the types found in the ribosomes. That's the end of the lecture. तो अब ये ख़त्म हो गया. ठीक है, तो इसमें आपको कोई मुश्किल है क्या? ज़ाहिर है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए. अब असाइनमेंट के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप वो देख लीजिए. ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड ड्रॉ द डायग्राम एंड लेबल इट. ठीक है, अभी बल्कि मुझे याद आया, मैं आपको डायग्राम एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ कि उसमें प्रोटीन कैसे दिखाए हुए थे. ये देखिए, ये देखें. अब ये जो है ना, ये वाला जो प्रोटीन है जो बड़ा सा दिखाया हुआ है, थ्रू एंड थ्रू जा रहा है. देखें, लिपिड बायलेयर से बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इंटेग्रल प्रोटीन हो गया. और जो बाहर छोटे लगे हुए हैं वो पूरे अंदर तो नहीं जा रहे, तो उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे. क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल. तो आप बता दीजिए कि इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं. वो कौन से हैं, वो कौन से हैं, उसको डिस्क्राइब कर दें. छोटा छोटा लिखें, देखें बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है. असल चीज़ है, आपको समझ में आ गया है तो आप खुद लिख लीजिए, किताब में से कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है. नंबर 3, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, उसको छोटा छोटा लिख लें. क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड व्हाट इज़ द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस बता दें आप कि वो उसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, वो जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ आरएनए है वगैरह वगैरह. ठीक है, अब ये अगर आप कर लेंगे, अपने पास लिख लेंगे, फोल्डर में डाल लेंगे, आप जब भी रिवाइज़ करेंगे आपको बहुत आसानी से हो जाएगा. वरना इम्तिहान से एक दिन पहले या टेस्ट से एक दिन पहले पूरी गाइडेंस तो कोई भी नहीं उठा सकता, फेंट हो जाएगा वो तो किताब देखते ही. ठीक है, तो आपको जो चीज़ पढ़नी हो उसमें से आप वो फ़ोल्डर निकालें और पढ़ के वो रिवाइज़ करके रख लें, बहुत आराम से याद हो जाएगा. अच्छा, आपने अब सुन लिया ये लेक्चर, समझ में आ गया आपको. असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप अपने पास लिख लीजिए, उसको फ़ोल्डर में लगा लीजिए. इंशाल्लाह जब इम्तिहान से पहले आप इसको रिवाइज़ करेंगे बहुत आसानी होगी आपको, और हर तरह के सवाल आप चाहे MCQ हो कुछ भी हो आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला. ओके, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू.